हलाहल द सुपेरियर वेनम अध्याय 1 भाग 3। आज मैं पूरे 17 बरस का हो गया था। नाग देवता ने आज मुझे उपहार स्वरूप अंकुश प्रदान किया, जो कि मुझ जैसे मामूली योद्धा के लिए बहुत बड़ी बात थी। नाग सरोवर में पहले भी कई बार आया था, लेकिन आज जो हुआ वो इतने वर्षों में कभी भी नहीं हुआ। विचारों की इसी उधेड़ बुन में उलझा मैं धीमे कदमों से दादाजी की कुटिया की ओर बढ़ चला। दादाजी, देखो तो मुझे आज क्या उपहार मिला। कुटिया के भीतर पहुंचते ही मैं किसी अबोध बालक की तरह वह अंकुश हवा में लहरा लहरा के आचार्य भद्र को दिखाने लगा। तभी दादाजी का स्वर मेरे कानों में पड़ा। पुत्र, जिस अंकुश के साथ तुम खेल रहे हो वह बस धातु का एक टुकड़ा भर ही है। कोई अस्त्र तभी प्रभावी होता है जब उस अस्त्र का धारक भी उतना ही शक्तिशाली हो। जिस दिन तुम इसे संभालने लायक हो जाओगे, इस धातु के टुकड़े में भी शक्तियां लौट आएंगी। अब आओ इधर और मेरे समीप बैठो। दादाजी की बात सुनकर मेरे चेहरे की खुशी तुरंत हवा हो गई। मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि नाग देवता ने मुझे मेरे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कोई दिव्यास्त्र भेंट किया है, लेकिन अभी ये अंकुश किसी काम का नहीं। मैं मायूस होकर दादाजी के बगल वाले आसन पर जा बैठा और अपने साथ लाए श्वेत कमल को बाकी पुष्पों के साथ टोकरी में रख दिया। मुझे इस तरह मायूस बैठा देख दादाजी बोले, निराश होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। नाग देवता का उपहार भले ही अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं, लेकिन जब तुम इसे धारण करने योग्य हो जाओगे तब यह स्वयं ही तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। कुछ क्षण रुककर आचार्य भद्र पुनः बोले, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 दिवस की यात्रा करने के पश्चात कुशाल राज्य आता है। वहाँ के राजा प्रधुमन पंडारी बड़े ही दयालु और अपनी प्रजा का हित चाहने वाले राजा हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम कुशाल राज्य जाकर मेरा एक कार्य कराओ। इतना कह आचार्य भद्र अपने आसन से उठे और कुटिया के कोने में पड़े लकड़ी के संदूक में से कुछ निकाल कर ले आए और मेरे हाथों में देते हुए बोले, पुत्र वायु, ये तुम्हारे जन्मदिवस का उपहार है। मेरे विचार से तुम्हें यह उपहार जरूर पसंद आएगा। उपहार शब्द सुनते ही मेरे मुरझाए मुख पर पुनः बसंत के पुष्प खिल उठे। मैंने बिना देर किए उस वस्तु के ऊपर लिपटे कपड़े को हटाना शुरू किया और जब मैंने कपड़े से उस वस्तु को बाहर निकाला तो मेरे चेहरे पर खिले बसंत पुष्प पुनः मुरझाने लगे। मैंने रुआंसा होते हुए आचार्य से कहा, ये क्या दादाजी, ये तो वही धनुष है जिससे आप मुझे धनुर्विद्या का अभ्यास करवाते थे। इस धनुष पर चढ़ा बाण अपने लक्ष्य से टकराता जरूर है, लेकिन कभी उसे भेद नहीं पाता। ये उपहार मेरे किस काम आएगा दादाजी। वायु की व्यथा सुनकर आचार्य भद्र मुस्कुरा उठे और स्नेह से वायु के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, पुत्र, खोट इस धनुष में नहीं है, खोट इसकी प्रत्यंचा में है। धनुष पर चढ़ी प्रत्यंचा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जिस तरह तुम नाग देवता द्वारा दिए गए अंकुश के योग्य नहीं हो, उसी तरह इस धनुष पर चढ़ी प्रत्यंचा भी इस धनुष के योग्य नहीं है। मेरे विचार से तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जो भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। कुशाल राज्य में भुजंग नाम का एक लोहार है। उसके द्वारा बनाए गए शस्त्र सर्वोत्तम श्रेणी के होते हैं। मैं चाहता हूं तुम स्वयं जाकर भुजंग लोहार से इस धनुष की प्रत्यंचा बनवाओ। जब इस धनुष पर भुजंग लोहार की बनाई गई प्रत्यंचा चढ़ेगी तब तुम इस धनुष की असली शक्ति से भी परिचित हो जाओगे। उसके अलावा एक कार्य और है तुम्हारे लिए। कौन सा कार्य दादाजी? मेरा सवाल सुन दादाजी बोले, कुशाल नगर के राजा प्रद्युमन को तुम्हें मेरा एक संदेश देना होगा। उनसे कहना अगली पूर्णिमा से पहले आपको वह वस्तु हमेशा के लिए नष्ट करनी होगी। अभी दादाजी की बात पूर्ण हुई ही थी कि मैंने प्रश्न किया, कौन सी वस्तु दादाजी? मेरा प्रश्न सुनकर दादाजी के चेहरे पर गंभीरता के भाव आने लगे थे और उसी गंभीर मुद्रा में उन्होंने मुझे जवाब भी दिया, पुत्र वायु, कुछ प्रश्नों के उत्तर इतने भी सरल नहीं होते जिन्हें शब्दों में बांधकर बताया जा सके। अपने मन को स्थिर रखकर अब तुम वहां जाने की तैयारी करो, क्योंकि पूर्णिमा आने में अब सिर्फ 12 दिवस शेष बचे हैं। अपनी बात खत्म कर दादाजी पूजा पाठ इत्यादि में लग गए और मैंने अपना आसन छोड़ने के पश्चात दादाजी के चरण स्पर्श किए और उसके बाद नाग देवता द्वारा दिया गया अंकुश भगवान गणेश की प्रतिमा के चरणों में रख दिया। समय बड़ी तेज गति के साथ बदल रहा था। जहां आचार्य भद्र वायु को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे, वह अब वायु को एक लंबी यात्रा पर भेज रहे हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पूर्णिमा से पहले नष्ट करना अति आवश्यक है? ऐसा क्या भेद छिपा है राजा प्रद्युमन के राज्य में? क्या होगा जब वायु भुजंग लोहार के पास अपना धनुष लेकर जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ।
हो सकता है ये कहानी आपको धीमी गति से चलती प्रतीत हो रही होगी, लेकिन जब ये कहानी अपनी गति पकड़ेगी तब वही पाठक इसे समझ पाएंगे जिन्होंने धीमी गति से चलना प्रारंभ किया था। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।